Good afternoon, everyone. Myself Ajay Kaushik, lecturer in JMC Group of Institution. Today we are discussing about the myopia. तो ये हमारी नॉर्मल मायोपिया की पिक है। इसमें एक हमारी मायोपिक आई है, सेकंड नंबर हमारी करेक्शन विद कॉनकेव लेंस। जो हमारी मायोपिक आई है उसमें जो इमेज बन रही है वो रेटिना से पहले बन रही है, एंड करेक्शन विद कॉनकेव लेंस, इसमें जो इमेज बन रही है आफ्टर द करेक्शन, उसको चश्मा लगने के बाद पेशेंट को जो इमेज बन रही है वो प्रॉपर रेटिना के ऊपर बन रही है मायोपिया। तो हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। इट इज दैट डायोप्ट्रिक कंडीशन ऑफ द आई in which with the accommodation at rest incident parallel rays of light come to focus anterior to the light sensitive layer of the retina। तो ये एक ऐसी डायोप्ट्रिक कंडीशन है जिसमें पेशेंट की क्या हो जाता है, विच विद द अकोमोडेशन एट रेस्ट। यहाँ पे पेशेंट की जो समायोजन है, अकोमोडेशन है, वो रेस्ट पे चली जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंसिडेंट पैरेलल रेज ऑफ लाइट कम टू फोकस एंटीरियर टू द लाइट सेंसिटिव लेयर ऑफ द रेटिना। जब पेशेंट की आंख रेस्ट पर चली जाती है तो इस कंडीशन में जो पेशेंट की आंख के अंदर लाइट जा रही है, जो आंख के अंदर फोकस हो रहा है, वो रेटिना से पहले हो रहा है, जिसकी वजह से पेशेंट को प्रॉपर तरीके से दूर की वस्तुएं नहीं दिख रही है। तो ये हमारी डायग्राम है। फर्स्ट वन आता है इसमें नॉर्मल आई, एंड देन आता है हमारी मायोपिक आई। नॉर्मल आई में क्या हो रहा है, इमेज जो बन रही है वो प्रॉपर इसके रेटिना के ऊपर बन रही है, लेकिन मायोपिक आई में क्या हो रहा है, जो इमेज बन रही है वो रेटिना से पहले बन रही है, जिसकी वजह से पेशेंट को ये है इमेज प्रॉपर तरीके से नहीं दिख रही है, इसी वजह से उसको दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई दे रही है। तो ये हमारी नॉर्मल और अबनॉर्मल डायग्राम है मायोपिया का। अब आती है इसकी इटियोलॉजी। इटियोलॉजी में क्या होता है, the increase in axial length affects the posterior pole and the surrounding area। इस कंडीशन में क्या हो जाता है, पेशेंट की आंख की एक्सियल लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और वो इंक्रीज होने के कारण उसमें क्या हो जाता है, पोस्टीरियर पोल एंड द सराउंडिंग एरिया, उसका जो इफेक्ट होता है इंक्रीज होने का मतलब बढ़ने का, एक्सियल लेंथ बढ़ने का इफेक्ट जो पड़ेगा पेशेंट की आंख में, कहां पे पड़ेगा, पोस्टीरियर पोल के सराउंडिंग एरिया में, मतलब उसका जो आसपास का एरिया है, आंख के जो पीछे वाला हिस्सा है उसके आसपास के एरिया में इंक्रीज होने से सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। फर्स्ट वन आता है इसमें एक्सियल। अब एक्सियल में क्या हो जाता है, इंक्रीज एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द ग्लोब इन द मोस्ट कॉमन कोजेज। जब पेशेंट की एक्सियल लेंथ बढ़ जाती है तो उसका क्या हो जाता है, इंक्रीज द एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर, उसका आगे और पीछे का डायमीटर बढ़ जाता है। ये इसका एक कॉमन सा कारण है, इंक्रीज इन एक्सियल लेंथ। अब देखो ये हमारी क्या है, एक्सियल लेंथ यहाँ पे नॉर्मल दिखाई गई, लेकिन पेशेंट क्या है, यहाँ पे जो इमेज बन रही है वो रेटिना के ऊपर बन रही है, तो मतलब हमारी ये नॉर्मल आंख है। पेशेंट की जो आई बॉल भी है वो नॉर्मल है, उसकी एक्सियल लेंथ बढ़ी हुई नहीं है। सेकंड वन आता है हमारा नेक्स्ट डायग्राम, जिसमें जो इमेज बन रही है वो रेटिना से पहले बन रही है इस पॉइंट पे, और पेशेंट की जो आंख है उसकी जो एक्सियल लेंथ है वो बढ़ी हुई है। अब देखो इसकी शेप देखो और इसकी शेप देखो, ये पीछे की तरफ को क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये होती है इंक्रीज इन एक्सियल लेंथ, मतलब एक्सियल लेंथ का बढ़ जाना, पेशेंट की आंख का आकार बढ़ जाना। नेक्स्ट वन आता है इसमें कर्वेचर इंक्रीज। कर्वेचर इज सीन इन फॉलोइंग कंडीशन। जब पेशेंट का कर्वेचर बढ़ जाता है तो उसकी कुछ फॉलोइंग कंडीशंस होती है, लाइक सेम फर्स्ट वन आता है हमारा कॉर्नियल। अब कॉर्नियल का साइज इसमें क्या हो जाता है, कोनिकल कॉर्निया एंड इक्टेसिया। यहाँ पे पेशेंट का जो कॉर्निया है वो चोटीदार हो जाता है। अभी क्या है, वो नॉर्मल है, ठीक है, एलिप्टिकल है, लेकिन वो उसमें इंक्रीज एक्सियल लेंथ इंक्रीज होने की वजह से वो क्या हो जाता है, नुकीला हो जाता है, चोटीदार हो जाता है। लेंस जो होता है पेशेंट का वो लेंटिकोनस हो जाता है, शंकु लेंस की तरह बन जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड नंबर इंडेक्स। अब इंडेक्स में क्या होता है, इंक्रीज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द न्यूक्लियस एज इन सेनाइल न्यूक्लियर कैटरेक्ट। अब जो क्या हो रहा है इसमें, इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब पेशेंट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो जाता है उसके नाभिक के अकॉर्डिंग, तो ये कंडीशन कैसी हो जाती है, जैसे सेनिल न्यूक्लियर कैटरेक्ट में हो जाता है, सेम कंडीशन वो इंक्रीज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की सेम कंडीशन वही रहती है। मतलब अगर जब पेशेंट को क्या हो जाता है, सेनिल न्यूक्लियर कैटरेक्ट हो जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाता है। सेम कंडीशन जब पेशेंट को मायोपिया होता है उस कंडीशन में भी उसको क्या हो जाता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाता है।
फोर्थ वन आता है हमारा फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लेंस एज इन द एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ द लेंस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पेशेंट का जो लेंस है वो भी कई बार डिस्प्लेसमेंट हो जाता है एज इन एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ द लेंस, जिसको एंटीरियर ऑफ डिसलोकेशन लेंस भी कहा जाता है। अब आते इसके टाइप्स, ये नॉर्मल 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इसमें आता है हमारा कंजेनाइटल मायोपिया, मतलब पेशेंट को क्या है बचपन से ही है, जन्म से है। इसमें क्या होता है, इट इज प्रेजेंट एट बर्थ, ये जन्म के टाइम इसको प्रेजेंट हो गया था। जब बच्चा पैदा हो तो उसकी आंख क्या हुई थी, वो मायोपिक थी। द चाइल्ड में बी बोर्न विद एन एबनॉर्मली लॉन्ग आई, इवन 10 डायोप्टर में बी सीन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज द प्रेजेंट ऑफ बर्थ, ये बर्थ के समय प्रेजेंट था। द चाइल्ड में बी बोर्न, जब बच्चा पैदा हुआ वो क्या हुआ, विद एन एबनॉर्मली लॉन्ग आई, उसकी आंख क्या थी, एबनॉर्मल थी और लॉन्ग थी। इवन -10 डायोप्टर में बी सीन, यहाँ पे पेशेंट को लगभग कितना नंबर आता है, वो लगभग 10 नंबर उसको आ रखा था। जब मतलब कहने का क्या होता है, जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसकी आंख कई बार अगर उसको मायोपिक होती है तो उसकी आंख एक तो लंबी होती है, अबनॉर्मल होती है, उसको हम चश्मे के नंबर की हम बात करते हैं तो लगभग उसको 10 डायोप्टर तक का नंबर हो सकता है। सेकंड नंबर आता है हमारा सिंपल मायोपिया, इसमें क्या होता है, इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मायोपिया। जो सिंपल मायोपिया होता है ये बहुत ही कॉमन टाइप का मायोपिया है, ये नॉर्मल होता रहता है। नेक्स्ट वन आता है हमारा थर्ड नंबर पैथोलॉजिकल मायोपिया। तो पैथोलॉजिकल मायोपिया में क्या होता है, इट इज ए टाइप ऑफ डिजेनरेटिव एंड प्रोग्रेसिव मायोपिया। ये क्या है, एक डिजेनरेटिव मायोपिया है और प्रोग्रेसिव मतलब ये बढ़ता रहता है। इट बिगिंस एट द एज ऑफ द 5 to 10 years एंड इंक्रीज स्टेडीली रीचिंग 15 to 20 डायोप्टर इन अर्ली एडल्ट लाइफ 25 years। अब ये क्या जो प्रोग्रेसिव मायोपिया है ये लगभग 5 से 10 साल की एज में होना स्टार्ट होता है और लगभग ये पेशेंट जब 25 साल का हो जाता है, एडल्ट लाइफ में चले जाते हैं, ये तब तक बढ़ता रहता है। और इसका जो नंबर होता है, इसकी पावर होती है लगभग 15 से 20 डायोप्टर की इसकी पावर होती है। नंबर 4 आता है हमारा एक्वायर्ड मायोपिया। अब एक्वायर्ड मायोपिया में क्या होता है, एक कंडीशन वेयर द नियर साइटनेस develop due to factors other than genetic such as medications, high blood sugar or certain medical procedures। अब जो हमारा एक्वायर्ड मायोपिया ये एक ऐसी कंडीशन है where the near sightness develop, ये बढ़ती रहती है डे बाय डे ड्यू टू फैक्टर्स, इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण ये बढ़ती रहती है। अदर देन जेनेटिक, ये क्या जेनेटिक्स हो सकती है, मतलब बच्चे के मम्मी पापा को हो सकती है, ये इसके साथ साथ उसकी अदर कंडीशंस भी होती है लाइक सेम सच एज मेडिकेशन, या तो बच्चे ने लंबे टाइम में कोई मेडिसिन खाई हो, या बच्चे की जगह वो वहां पे क्या होता है एडल्ट भी हो सकता है, या उसको एडल्ट ने कोई लंबे टाइम तक कोई मेडिसिन खाई हो, हाई ब्लड शुगर हो, या पेशेंट को क्या होगा उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता हो, या उसको शुगर हो, और सर्टेन मेडिकल प्रोसीजर और उसकी कोई या अदर मेडिकल प्रोसीजर हुआ जिसके वजह से उसको एक्वायर्ड मायोपिया हो सकता है। अब आते हैं इसके सिम्टम्स में क्या आता है, सबसे पहले हमारे इसके लक्षण क्या होंगे, पेशेंट को क्या प्रॉब्लम होगी। फारवे ऑब्जेक्ट लुक ब्लर्ड, जब पेशेंट नॉर्मल डिस्टेंस से थोड़ा आगे की तरफ देखेगा या नॉर्मल डिस्टेंस में भी उसको कई बार ब्लर दिखना शुरू हो जाता है, थोड़ी दूरी पे देखेगा उसको धुंधला दिख रहा है, पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है कि मेरे को दिख नहीं रहा है, मैं ब्लैक बोर्ड पे देख रहा हूँ तब नहीं दिख रहा है, या कोई वस्तु सामने रखी है वो नहीं मेरे को दिखते थोड़े डिस्टेंस पे, ये इसमें सिम्टम्स होते हैं। सेकंड वन आता है इसमें क्लोज आइटम्स अपीयर क्लियर, लेकिन यहाँ पे उसमें क्या हो जाता है, लेकिन जो पास की वस्तु होती है वो उसको क्लियर दिखाई देती है, दूर की वस्तु में उसको धुंधला दिखाई देता है। नेक्स्ट है इसमें हेडेक्स, पेशेंट को यहाँ पे सिर में दर्द होगा। नेक्स्ट आई स्टेन, आंखों में भारीपन रहेगा, स्टेन रहेगा। स्क्विंटिंग मतलब उसको भेंगापन भी हो सकता है, यहाँ पे पेशेंट को अगर हाई मायोपिया है तो उसको भेंगापन का शिकार भी हो सकता है। पुअर परफॉर्मेंस इन स्कूल, अब हमारा कोई स्टूडेंट है ठीक है 14 साल का है 15 साल का है, वो स्कूल में जाता है और दूर बैठा हुआ है थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड से, लेकिन वहां पे उसको प्रॉपर तरीके से नहीं दिख रहा है, तो ये कंडीशन होती है पुअर परफॉर्मेंस इन स्कूल, ब्लैक बोर्ड के ऊपर प्रॉपर तरीके से न देख पाना। साइन, अब हमें यहाँ पे इसमें साइन क्या दिखेगी, फर्स्ट वन आता है हमारा प्रोमिनेंट आईज, लार्ज प्यूपिल एंड डीप एंटीरियर चैम्बर आर कॉमनली सीन, पेशेंट की आंख बहुत ही गहरी दिखेगी, हमें लार्ज प्यूपिल दिखेगा, उसको प्यूपिल क्या है बहुत ही बड़ा दिखेगा जैसे डायलेटेड प्यूपिल होता है, एंड डीप एंटीरियर और उसका जो एंटीरियर चैम्बर है बहुत ही गहरा दिखेगा, ये चीजें हमें वहां पे देखने को मिलेंगी, उसके साइन होती है। नेक्स्ट वन आता है इसमें एपरेंट डिवर्जेंट स्क्विंट में बी प्रेजेंट, अब यहाँ पे क्या होता है वो उसको अगर हाई मायोपिक है उसको स्क्विंट के लक्षण भी हो सकते हैं, मतलब उसको भेंगापन भी
हो सकता है वो, या पेशेंट भेंगापन का शिकार भी इसकी वजह से हो सकता है। थर्ड बात आता है हमारा इसमें फंडस एग्जामिनेशन। अब हमें क्या है उसको पर्दा चेक कराना है, फंडस एग्जामिनेशन करना है, उसमें हमारा ऑप्टिक डिस्क देखना है, मैक्यूला देखना है, पेरिफेरल फंडस देखना है। तो ये हमारी आंख के अंदर के पार्ट है जो हम किस में देख रहे हैं, फंडस एग्जामिनेशन में। जब हम पर्दा चेक करते हैं तो ये तीनों चीजें हम उसमें चेक करते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें रिस्क फैक्टर। अब रिस्क फैक्टर्स में क्या आएगा, इसमें ए फैमिली हिस्ट्री ऑफ मायोपिया। फर्स्ट वन आता है अगर किसी की फैमिली में किसी को मायोपिया हो, मम्मी पापा को हो, या मम्मी पापा को नहीं, कई बार वो दादा या दादी से भी चल सकता है। अगर मम्मी पापा नॉर्मल है तो उसके दादा दादी की वजह से भी उसको हो सकता है। नेक्स्ट वन आता है इसमें स्पेंडिंग ए लॉट ऑफ टाइम डूइंग क्लोजअप वर्क लाइक रीडिंग और यूजिंग स्क्रीन्स लाइक दोज एंड स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर्स। अब क्या है, पेशेंट को स्पेंडिंग ए लॉन्ग टाइम ऑफ डूइंग, वो लंबे टाइम तक कोई क्लोज वर्क कर रहा है, पास का काम कर रहा है, जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम होगी। लाइक या तो रीडिंग कर रहा है, या उसके साथ साथ वो कोई स्क्रीन यूज कर रहा है, या उसके साथ साथ वो क्या है स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर्स के ऊपर प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, पूरा टाइम 8-8 घंटे काम कर रहे हैं, उसके बीच में वो रेस्ट नहीं ले रहा है। अगर रेस्ट लेता है तो पेशेंट क्या करता है, कई बार वो फोन चलाना यूज कर देता है। तो सेम कंडीशन वही रहेगी, अगर हम सिस्टम से निकलने के बाद फोन का यूज कर रहे हैं तो वो क्या होगी, क्लोजअप वर्क की वजह से या स्मार्टफोन की वजह से या कंप्यूटर की वजह से आंखों के ऊपर जोर पड़ेगा, रेज पड़ेगी, जिसके वजह से ये रिस्क फैक्टर्स हो सकता है, मतलब उसको यहाँ पे भी मायोपिया की कंडीशन हो सकती है। कॉम्प्लिकेशंस, अब उसको मायोपिया के साथ साथ होने वाली बीमारियां क्या हो सकती हैं। नंबर 1 आता है हमारा विट्रियस डिजेनरेशन, लिक्विफेक्शन, हैमरेज। यहाँ पे पेशेंट का विट्रियस में डिजेनरेशन हो जाएगी, हैमरेज हो जाएगा, मतलब विट्रियस के अंदर क्या है, ब्लड आ सकता है, ओपेसिटी हो सकती है, मतलब उसमें सफेद बना सकता है, एंड डीअटैचमेंट आर कॉमनली सीन, या पेशेंट का जो विट्रियस है वो क्या है वहां से हट सकता है, ये उसके कॉमन से सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट वन आता है इसमें रेटिनल डिअटैचमेंट। अब रेटिनल डिअटैचमेंट क्या होता है, जब पेशेंट का पर्दा हट जाता है, या अगर उसको हाई मायोपिया है तो यहाँ पे पेशेंट का पर्दा अपनी जगह से हट सकता है। थर्ड वन कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट, उसको क्या हो सकता है, मोतियाबिंद भी हो सकता है, जिसको कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट या सफेद मोतियाबिंद कहा जाता है। फोर्थ वन प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, यहाँ पे उसको प्राइमरी ओपन एंगल काला मोतिया भी हो सकता है। तो ये उसकी कॉम्प्लिकेशन है, मतलब अगर पेशेंट हाई मायोपिक है, उसको बहुत दिन से चश्मे का नंबर आ रहा है, या वो चश्मा का नंबर आ रहा है उसको नहीं लगा रहा है, तो उस कंडीशन में उसमें रिस्क फैक्टर या कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं, मतलब एक बीमारी के साथ अदर बीमारी भी लग सकती है। डायग्नोसिस एंड टेस्ट, अब हमें इसको डायग्नोज करना है और उसके टेस्ट करने हैं। फर्स्ट वन आते हैं हमारा डायग्नोज थ्रू ए स्टैंडर्ड आई एग्जामिनेशन। पहले हमें क्या है उसका आई एग्जामिनेशन करना है, जिसमें हमारा फर्स्ट वन आता है विजुअल एक्यूटी टेस्ट, मतलब हम उसका विजन लेना है, जिसको विजुअल एक्यूटी टेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट उसका रिफ्लेक्शन टेस्ट करना है, मतलब उसको चश्मे का नंबर तो नहीं आ रहा, अगर चश्मे का नंबर आ रहा तो वो प्रॉपर तरीके से निकालना है। रेटिनोस्कोपी टेस्ट करना है, उसको रेटिनोस्कोपी से चश्मे का नंबर निकालना है। एंड देन फोर्थ आता है हमारा स्लिट लैंप एग्जामिनेशन। अब हमने इसको क्या करना है, एंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर दोनों चेक करनी है, वो किसके थ्रू कर रहे हैं, हमें स्लिट लैंप एग्जामिनेशन के थ्रू। अदर टेस्ट ऑफ आई हेल्थ, अब उसके आई के हेल्थ के लिए हमें अदर टेस्ट भी कराने हैं। लाइक सेम क्या होता है, द रेस्पॉन्स ऑफ द प्यूपिल टू लाइट। अब हमें पेशेंट की टॉर्च एग्जामिनेशन कर रहे हैं, ठीक है, और उसके प्यूपिल का हमें रेस्पॉन्स देखना है। अगर वो लाइट के पड़ने से डिक्रीज इंक्रीज नहीं हो रहा है तो उसमें प्रॉब्लम है। आंख का मूवमेंट देखना है, आई मूवमेंट, आंखों के मूवमेंट देखने हैं। नेक्स्ट वन आता है इसमें साइड विजन, उसका चेक करना है, पेरिफेरल विजन जिसको बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड पेरिफेरल विजन, ठीक है, उसको साइड का विजन देखना है। लाइक सेम ये, अब ये सेंटर विजन और ये हमारा साइड विजन। प्रेशर विद इन द आई, अब हमें पेशेंट की आंख का प्रेशर चेक करना है। द कंडीशन ऑफ द कॉर्निया, प्यूपिल, लेंस एंड आईलिड, अब हमें उसकी आंख के अदर पार्ट की भी कंडीशन देखनी है। लाइक सेम किस किसी कॉर्निया की कंडीशन देखनी है, प्यूपिल की देखनी है, लेंस की देखनी है एंड आईलिड की, ये कंडीशन हमें उसमें चेक करनी है। अब आते हैं हमारे इसमें ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या है, सबसे पहले हमारे स्पेक्टिकल्स। मायोपिया इज ट्रीटेड बाय प्रेस्क्राइबिंग सुटेबल करेक्टिंग स्फेरिकल कॉनकेव लेंसेज फॉर कंस्टेंट यूज। अब हम मायोपिया को किससे यूज कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, स्पेक्टिकल से। उसमें क्या हो गया हमारा, ट्रीटेड बाय द प्रेस्क्राइबिंग सुटेबल करेक्टिंग स्फेरिकल कॉनकेव लेंस। यहाँ पे हमें पेशेंट को वो लेंस देना है जो पेशेंट को सूट आए, ठीक है, यहाँ पे उसको हमें स्फेरिकल कॉनकेव लेंस यूज कराना है। और ये सूटेबल क्यों कहा गया, क्योंकि कई बार हम नंबर ज्यादा दे देते हैं विजन बनाने के चक्कर में और उसको सूट नहीं आता है, तो पेशेंट उस चश्मे को लगा ही नहीं पाएगा।
इन लो डिग्री ऑफ मायोपिया, अगर पेशेंट को बहुत लो डिग्री का मायोपिया है, स्पेक्टिकल्स आर रेयरली रिक्वायर्ड फॉर नियर वर्क आफ्टर द प्रेसबायोपिक एज। अगर यहाँ पे पेशेंट को बहुत कम मायोपिया है तो वहां पे पेशेंट को बहुत रेयरली चांस होते हैं कि उसको नियर के लिए या प्रेस बायोपिक आई के लिए, जब भी पेशेंट नजदीक का काम करता है, नजदीक का कुछ वर्क करता है, तो उसके लिए उसको बहुत रेयरली चांसेस होते हैं कि उसको चश्मे का नंबर आएगा। ये होगा कब? आफ्टर द प्रेस बायोपिक एज, जब पेशेंट की एज 40 साल से ऊपर हो जाएगी और उसको मायोपिया है तो वहां पे उसको बहुत कम चांसेस होंगे कि उसको नजदीक का चश्मे का नंबर लगाना पड़ेगा। हाइजीन ऑफ द आईज, अब पेशेंट को क्या खुद से भी मेंटेन रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट वन आता है हमारा प्रॉपर पोजीशन, मतलब जब भी पेशेंट पढ़ेगा, लिखेगा या कोई काम करेगा तो उसकी प्रॉपर पोजीशन होनी चाहिए। गुड इल्यूमिनेशन, जब पेशेंट पढ़ रहा है तो वहां पे अच्छी प्रॉपर तरीके से लाइट होनी चाहिए। एंड करेक्ट डिस्टेंस, और उसके साथ साथ उसका डिस्टेंस करेक्ट होना चाहिए फ्रॉम द बुक अबाउट 25 सेंटीमीटर व्हाइल रीडिंग इज इसेंशियल, ठीक है। जब भी पेशेंट नजदीक का काम करता है तो उसकी एक प्रॉपर पोजीशन होनी चाहिए, गुड इल्यूमिनेशन होनी चाहिए, करेक्ट डिस्टेंस होना चाहिए। लगभग अगर वो पेशेंट बुक पढ़ रहा है तो वहां पे लगभग 25 सेंटीमीटर का उसमें डिस्टेंस होना चाहिए। ऑपरेटिव, थर्ड नंबर आता है हमारा ऑपरेटिव। तो ये क्या हो गया? रेडियल कैरोटोटोमी, अगर पेशेंट चॉइस होती है पेशेंट की, वहां पे पेशेंट बोले मुझे चश्मा नहीं लगाना, तो उसको ऑप्शन होता है कि वो ऑपरेशन करा सकता है। तो इसमें फर्स्ट हमारा वो जो ऑपरेशन होता है वो रेडियल कैरोटोटोमी होता है। मल्टीपल पेरिफेरल कट्स आर मेड इन द कॉर्निया इन ऑर्डर टू फ्लैटन द इंक्रीज कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया। तो ये क्या है, इसमें मल्टीपल पेरिफेरल कट्स लगाए जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे कट्स लगाए जाते हैं कॉर्निया की पेरिफेरल पार्ट में, इन ऑर्डर टू फ्लैटर एंड इंक्रीज कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट का जो कॉर्निया था मायोपिया होने की वजह से वो क्या बहुत संकुचित हो चुका था, मतलब चोटीदार हो चुका था। तो उसको हमें क्या करना है? फ्लैट करना है। तो उसमें जब ऑपरेटिव प्रोसीजर होता है, रेडियल कैरोटोमी होगी, तो कॉर्निया के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कट लगेंगे जिससे कॉर्निया की जो कर्वेचर है वो फ्लैट हो जाएगा, क्योंकि वो क्या होता है नुकीला हो गया था, जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से आंख के अंदर लाइट एंटर नहीं कर रही थी। सेकंड वन आता है हमारा एक्सिमर ब्लेजर। इसमें क्या हो जाए? इट रिशेप एंड फ्लैटेड द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कॉर्निया फोटो रिफ्लेक्टिव कैरेक्टोमी। अब ये क्या होता है? इसको हमें पेशेंट का जो कॉर्निया है, मैंने पहले ही बताया था कि उसमें क्या हो जाता है, वो अपनी शेप से थोड़ा चेंज हो जाता है, मतलब उसका जो सेंटर वाला पार्ट होता है वो बीच में से उठ जाता है। तो जो एक्जिमर लेजर है उसमें हम क्या करते हैं? उसको रिशेप में लेके आते हैं। इट रिशेप एंड फ्लैटन द सेंट्रल पार्ट, उसके जो सेंटर का पार्ट है उसको प्रॉपर तरीके से उसको रिशेप में लेके आते, फ्लैट करते हैं, जिसको फोटो रिफ्रैक्टिव कैरोटोमी लेजर के द्वारा हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड वन आता है हमारा लेसिक, ठीक है, लेजर असिस्टेंट इन सिटू केरेटो मिलेशियस। अब ये क्या एक ऐसी कंडीशन है, पेशेंट का मेरे को कट नहीं लगवाना है, मेरे को कोई तरीके इसके कोई ऑपरेशन नहीं कराना, तो उसको हम लेजर के थ्रू भी क्या कर सकते हैं? उसको ठीक कर सकते हैं। जैसे पेशेंट का जो कॉर्निया सेंटर पार्ट से उठ चुका था, उसको हम लेजर के थ्रू भी उसको हम क्या कर सकते हैं? फ्लैट कर सकते हैं। इट करेक्ट्स मायोपिया ऑफ -2 to 12 डायोप्टर, और जो मायोपिया करेक्ट होगा वो लगभग यहाँ पे कितने से होगा? 2 से लेके 12 तक जो चश्मे का नंबर आ रहा होगा, इस कंडीशन में हम पेशेंट को लेसिक लेजर करा सकते हैं। फोर्थ वन आता है हमारा लो विजन एड। तो लो विजन एड में क्या होता है? दीज आर इंडिकेटेड इन पेशेंट हैविंग प्रोग्रेसिव हाई मायोपिया विद एडवांस डिजेनरेटिव चेंज वेयर यूजफुल विजन कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड विद स्पेक्टिकल्स एंड कॉन्टैक्ट लेंस। अभी क्या होगा यहाँ पे? दीज आर द इंडिकेटेड इन पेशेंट हैविंग प्रोग्रेसिव हाई मायोपिया। कुछ पेशेंट को क्या होता है, जब चश्मे का नंबर वो लगा लेते हैं तो डे पर डे क्या है, 2 महीने में 3 महीने में जब वो दोबारा चेक करा जाता है वो बढ़ जाता है। तो ये होता है हाई मायोपिया या प्रोग्रेसिव हाई मायोपिया, इसको कहते हैं विद एडवांसिंग डिजेनरेटिव चेंज। तो इसमें क्या हो रहा है? उसके एडवांसिंग चेंज हो रही है, तो उसका वर्कलोड ज्यादा हो रहा है या उसकी डाइट अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से उसको क्या है, नंबर हर 2 महीने में हर 3 महीने में उसका नंबर बढ़ जाता है। वेरी यूजफुल विजन कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड विद द स्पेक्टिकल, और यहाँ पे उसका जो विजन है, ठीक है, वो क्या है, स्पेक्टिकल्स और कॉन्टैक्ट लेंस से भी नहीं बन पा रहा है। सपोज दैट हमारे पास पेशेंट आया और उसने चश्मा लगाना स्टार्ट कर दिया, 3 महीने बाद दोबारा आते कि मेरे को इस चश्मे से या इस कॉन्टैक्ट लेंस से प्रॉपर तरीके से दिख नहीं रहा है, तो ये एक प्रोग्रेसिव हाई मायोपिया होता है। ये कुछ ही एज तक बढ़ता है, लाइक से 25 साल की एज तक ये मायोपिया बढ़ता रहता है। 25 साल के बाद मायोपिया नहीं बढ़ता है, वो वहीं पे रुक जाता है। तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को लेजर या चश्मे का नंबर या उसको कॉन्टैक्ट लेंस सजेस्ट कर सकते हैं।
तो ये हमारे टॉपिक था मायोपिया, इट इज ए रिफ्रैक्टिव एरर। ये रिफ्रैक्टिव एरर से कोई डिजीज नहीं है, ठीक है। तो इसमें पेशेंट को दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है, पास की वस्तुएं सही दिखाई देती है, ये हमारा टॉपिक था इसके। इसमें अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, आप तो इसमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।